475 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखो 5 की पावर 2 और फिर है 19, तो 19 को लिखो 19 की पावर 1, ये हो गया। फिर 495 की बात करते हैं, तो 495, तो 495 में देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 5 ऊपर मैंने 475 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 लिखा था ना, तो इसमें जो 5 है उसको इसके नीचे ही लिखना है, तो इसके फैक्टर्स में 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो लिखूंगा 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई, अब मुझे इसके नीचे 19 ही लिखना है, तो इसके फैक्टर्स में 19 तो है नहीं, तो हम लिखेंगे 19 की पावर 0, मैंने लिख दिया 19 की पावर 0। अब इसके बाकी फैक्टर्स क्या है, 3 की पावर 2, तो यहाँ लिखूंगा 3 की पावर 2। सर जो 475 है उसमें 3 की पावर 0 नहीं लगेगी, लिखे, तो यहाँ 3 की पावर 2 आ गया, लेकिन ऊपर तो 3 था नहीं, तो ऊपर 3 इंक्लूड करेंगे, कैसे, 3 की पावर 0 ऐसे लिखेंगे। फिर देखिएगा अगला नंबर इसमें क्या बचता है, 11, तो 11 की पावर 1, और इसमें 11 है नहीं, तो इसमें लिख देंगे 11 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब हम ये कहेंगे therefore सबसे पहले मुझे देखना है इसका HCF, तो HCF निकालने के लिए हमें लेनी होती है छोटी छोटी पावर्स। तो देखो 5, इधर 5 की पावर 2, इधर 5 की पावर 1, तो छोटी पावर क्या है, 5 की पावर 1, तो यहाँ लिखो 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 19 की पावर 1, 19 की पावर 0, छोटी पावर क्या है, 19 की पावर 0, तो 19 की पावर 0, इन दोनों में छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 0, और इन दोनों में 11 की पावर 0, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और 5 की पावर 1 इज 5, तो HCF इज इक्वल टू 5 आ गया, सीधा सीधा 5 आ गया, बस समझ गए? ठीक है, अब इसी तरीके से LCM निकालेंगे, तो भाई LCM होता है HCF का जस्ट उल्टा। उसमें क्या करते हैं, इसमें हमने छोटी छोटी पावर्स ली थी, उसमें हमें बड़ी बड़ी पावर्स लेनी है, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 2 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9, नहीं सर मैंने 3 की पावर 2 लिखी है ना, इंटू 19 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है, अरे क्या 9 तो 25, 19 9 से कितना होता है, टेबल याद करे थे कि नहीं? 19 9 से नहीं करेंगे, क्या खबर लूंगा तुम्हारी, मैं रुक जाऊंगा सर अभी आज देखो, आज 8 की क्लास है ना, उससे पहले हो जाएंगे, चलो ठीक है, उससे पहले हो जाएंगे, आज तुम्हारी खैर नहीं, मैं बताता हूँ। ये हो गया 11, अब क्या करेंगे, 25 को एज इट इज छोड़ो, और 11 इंटू 171, तो 11 1 11, 1 कैरी, 11 7 77 और 1 78, 7 कैरी, 11 1 11 और 7 18, 1881, उसके बाद 25 से इसको मल्टीप्लाई करो, 25 1 25, 2 कैरी आ गया, 25 8 200, 200 और 2 202, 20 कैरी, 25 8 200 और 20 220, 22 कैरी, 25 1 25 और 22 कितना हो गया, 47 47025, ठीक है। सर ये नीचे वाले मेरे को फिर समझ नहीं आया, क्या ये तो समझ में आ गया होगा, ये जो हाँ ये तो आ गया, फिर उसके इक्वल टू लगा रखा आपने, हाँ तो मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैं ऐसे करता चला गया। अच्छा भैया आप ये देखो 19 की पावर 1 मतलब 19, 3 की पावर 2 मतलब 9, 11 की पावर 1 मतलब 11, 19 9 जा 171, ठीक है, तो 25 एज इट इज 171 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई करा, 11 1 जा 11, ठीक है, 11 7 जा 77 और 1 78, तो 8 आ गया, 7 कैरी, 11 1 जा 11 और 7 18, ठीक है। अब 25 से मल्टीप्लाई करा, तो वो मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको जैसा ठीक लगे वैसे लिख लो, समझ गए? चलिए जी आगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस का होमवर्क मैंने दिया था, करा आप लोगों ने? यस सर, यस सर, कर लिया? तो तुम तो आए नहीं, करा क्लास के बाद में लास्ट में चेक करो। ओके सर।
पर मैंने कुछ छोड़ दी। मैं अभी छूट गया था वो करने में मैं लेट हो गया। मैं जूम कर रहा था सर, नीचे के पार्ट छूट गए। तुमने तो नहीं मैंने छोड़ा भी नीचे के हाँ। पार्ट छूटे हैं अच्छा, सारे। अच्छा। ना बट मैं नहीं पहला अच्छा जूम कर रखा था तो ऊपर के पार्ट दिखाई दिए वो बट अब कर कर लिए। ले अच्छा इसलिए लेट हो गया। मैं कल इसलिए लेट हो गई थी क्योंकि मैं कर रही थी। अब एक मेथड होता है उसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अलग है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अलग है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम नहीं सर निकाल ये करवा दे तो लेना नहीं करवाया था। हाँ लेमा नहीं करवाया मैंने जैसे ये वाला है ना इसका एक क्वेश्चन अभी रिवाइज करवाया, इसका भी एक क्वेश्चन यही रिवाइज कराया। तो आपको क्या करना है 475 और 495 का हमें सिर्फ एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 475 से मुझे डिवाइड करना है इसको बड़े नंबर को, बड़ा नंबर क्या है 495। 475 से 495 को डिवाइड कर दीजिए। तो 475 वन जा 475 और 475 टू जा कितना होगा 900 समथिंग आएगा। तो टू जा नहीं कर सकते, हमें 475 वन जा ही करना होगा। तो ये आ गया 475। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 20। तो अब मुझे क्या करना है, ये तरीका है 20 से फिर 475 को डिवाइड करना है। तो हमें एक एक करके नहीं करना। जैसे मान लीजिए हमको ये मालूम होता है ना कि भाई 20 वन जा 20 करेंगे, फिर 47 में से हमें 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आएगा, वो नहीं करना। हमें पूरा एक नंबर देखना है कि 20 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 475 से जस्ट छोटा नंबर आ जाए। तो मैं ये जानता हूँ 20 10 जा 200 होता है, ठीक है, और ये है 475। तो 20 20 जा 400, 20 23 जा कितना हो जाएगा 460 वही चलेगा, क्योंकि 20 14 जा अगर करेंगे तो 280 हो जाएगा, 480 हो जाएगा, सॉरी 480 475 से बड़ा हो जाएगा, समझ गए। तो 23 जा 23, तो 20 इंटू 23 कितना हो जाएगा 460। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 15। अब 15 रिमाइंडर आया है तो 15 से मुझे 20 को डिवाइड करना है। तो 15 वन जा 15, तो 20 माइनस 15 इज 5 हो गया। 5 divided by 50। 5 से 15 को डिवाइड करना है, 3 से हो जाएगा 5 3 जा 15, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। Yes, yes। जो ये लास्ट डिवाइजर होता है ना, यही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। देयरफॉर HCF is equal to 5। HCF is equal to 5। यहाँ तक क्लियर, सभी को क्लियर? Yes, sir। ठीक है, चलिए जी। तो ये मैंने एक एक करके आपको रिवाइज करवाया जो हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे। अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा। आगे अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हमें एक चीज़ याद रखनी है। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं पर ना बुक में लिखी हुई नहीं है, बस आपको समझ लेनी है। उसमें क्या होता है, नोट करके लिखेंगे कि अंडर रूट ऑफ एनी इम्परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एनी इम्परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर है उसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। is always an irrational number।
तो कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर है उसका अगर मैं अंडर रूट लूँगा यानी कि स्क्वायर रूट लूँगा तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। अब अंडर रूट ऑफ एनी इम्परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? हम अगर ये देखें नंबर अगर हम धीरे धीरे चेक करना शुरू करें तो आप ये देखिए अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, यहीं तक चलिए, बस और आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो आप ही देखिए जिसका आराम से अंडर रूट निकल जाए, है ना, जैसे अंडर रूट 1 तो इसका रूट इसकी वैल्यू क्या होगी 1, रूट 4 की वैल्यू होगी 2 और इसी तरह से रूट 9 की वैल्यू होगी 3। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको करने में पॉइंट्स में जाएगा, ये भी ये भी ये भी और ये सारे अंडर रूट के अंदर। 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जितने भी हैं अंडर रूट के अंदर जिनके आगे मैंने ये ऐसे लाइन बना दी है, ये सारे के सारे हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो नंबर होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। ये होता है इर्रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन बनता है हमारे पास इस तरीके का कि कोई भी एक नंबर दे रखा होगा जैसे अंडर रूट 2, ये प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो वो प्रूव करने का एक तरीका होता है, वो मैं बताता हूँ आपको अभी। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। सर मुझे आ गया। आ गया? बहुत अच्छी बात है, करो इसको। करने का तरीका मैंने बताया नहीं, ठीक है, फिर भी करो कैसे करेंगे, ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। बस मैं एक बार ही देख लूँ, मेरे को याद आ जाएगा। क्या बात है? ये 8 बजे वाली नहीं, 8 बजे वाली में वो 8 बजे वाली कल परसों जाएंगी तो पहले का नहीं आ रहा था तो इसलिए आया हूँ 3 बजे पहले का। 3 बजे में क्या दिक्कत है? क्या अभी आने में क्या दिक्कत है? क्या मुझे क्वेश्चन सॉल्व कर दो फिर मैं जैसे सर आठ अभी याद कर रही हूँ ना मैं, समझा कर। ये माना नहीं जाएगा। नहीं माना जी, सर को पता है आंखों में कोई मुझे तो सिर्फ पता है p/q में नहीं आ सकता। मैंने 8th में किया था फिर वो भूल गया। लिखा हुआ है तो मैं लिख लूँ। बहुत बड़ा है, तू कर ले बस। मतलब से सी समझी वॉइस में मैंने लिख दिया है। चिट्ठी मार क्या है? कौन मैं? हाँ। ना, ये तो पहले से हो रखा है।
तो चूटी क्या है इसमें? रिकॉर्डिंग होता है कर नहीं होता है, समझ रहा है मुझे। इसकी कब रिकॉर्डिंग की थी? तो चूटी नहीं है हैं? ना, 8 से 9 में पहली बार आया था, तब मैंने स्कूल में सारी रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ घर पे। फायदा भी है। कोई फायदा नहीं है सब। बिल्कुल। यश नहाया है? सच सच बता। सच में आगे आप सर नहीं आता। सर एक मिनट रुक जाओ शायद। चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसका ना एक बिल्कुल अलग तरीका है और इसमें ये देखिएगा कि एक ही तरीका हम बताएंगे और उसी एक तरीके को आपको बाकी सारे क्वेश्चन में सब जगह वही तरीका अपना हाँ अंडर रूट के लिए जितने भी आएंगे, मतलब जैसे अंडर रूट 2 के लिए जो मेथड है अंडर रूट 3 के लिए भी वही होगा, अंडर रूट 5 के लिए भी वही होगा, 6 के लिए सबके लिए वही होगा। ठीक है, चलिए जी। तो जैसे ना अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इर्रेशनल प्रूव करने का तरीका होता है यहाँ पर एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये है कि आज तो आपने ये कह दिया कि a + b = c होता है और कल आप हो जाता है। तो आज तो आपने बोल दिया कि a + b = c है और कुछ दिन बाद आप बोलते हो नहीं a + b = c नहीं है, तो फिर अगला तो कंफ्यूज हो जाएगा कि या तो आप अभी झूठ बोल रहे हो या फिर आप तब झूठ बोल रहे थे, और या तो आपने तब जो हमको बात बताई थी वो गलत बताई थी, आपको खुद भी नहीं पता था, है ना। हाँ ऐसे ही है इसका कुछ तरीका, मैं भी समझाता हूँ। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमें जो चीज़ प्रूव करनी होती है हम उसका उल्टा लेकर चलते हैं, है ना। जैसे एज्यूम करा जा सकता है, मैथ्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम एज्यूम करके चलते हैं और फिर ये देखा जाता है कि हमारा एजम्पशन ठीक था या गलत था। तो यहाँ पर हमको एज्यूम करना है, पहले हमें कुछ एज्यूम करना है, फिर उसके बाद हम सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा एजम्पशन ठीक है या गलत है। ठीक है, तो जरा देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले देखेंगे इसको और वो सारे स्टेप्स आपको दिमाग में बिठा लेने हैं। इस वाले चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको स्टेप बाय स्टेप याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, जैसे ये है ट्रूथ दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है उल्टा चलते हुए। ठीक है, कि हमें जो करना है हम वो नहीं करना है, उसके उल्टी दिशा में चलना है। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी लेट अस assume that √2 is a rational number. Is a rational number which can be expressed as under √2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. अब हमें नहीं मालूम, सवाल ये उठता है कि ये को-प्राइम क्या होता है। ठीक है, तो को-प्राइम हम आपको बताते हैं जब भी कभी। हाँ जी सर, द नंबर हैविंग सेम कॉमन फैक्टर 1 HCF 1 होता है। हाँ ठीक है, ये भी डेफिनेशन ठीक है। मतलब क्या है, को-प्राइम का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसको हम बोल देते हैं को-प्राइम। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर लिखा हुआ है और मैं रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, कोई रैशनल नंबर हमें क्या पता है, हम ये जानते हैं कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0। यही तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमें पता है कि where q is not equal to 0। तो q क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा हम ये कहते हैं कि ये 4/12 एक रैशनल नंबर है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा जिसका रिजल्ट 4/12 आ रहा है, तो क्या आप उसका आंसर 4/12 लिखकर छोड़ते हैं? क्या करते हो? सर इसको जितना ही डिवाइड हो सके, जितना ही मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सके उतना करते हैं। वो करने का रीजन क्या है? वो करने का रीजन ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म किसी एक कॉमन नंबर की टेबल में नहीं आना चाहिए। जैसे ये 4 है ना, तो 4 तो 4 के टेबल में आता है और जो 12 है 12 भी 4 के टेबल में आता है। मतलब
4 और 12 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 4, ये 4 के टेबल में आते हैं दोनों। तो हम क्या करेंगे 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, इसका मतलब ये क्या हो गया 1/3। तो ये जो 1/3 है ये हमारे पास अब जो है ये नंबर जो है ये नंबर बन गया रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके या A/B की फॉर्म में लिखा जा सके और जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब यहाँ A और B दोनों कोप्राइम होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने √2 को A/B मान लिया वेयर A एंड B आर कोप्राइम, मैंने इसको रैशनल मान लिया। प्रूफ तो इरैशनल करना है ना, प्रूफ तो इरैशनल करना है। अच्छा तो अब √2 इज इक्वल टू A/B ये हमने ले लिया। अब आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मेंशन कीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A/B का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर इज 2, ठीक है, और √2 का स्क्वायर इज 2 और उसके बाद हेलो हाँ जी हाँ जी, मैं बाद में करूँगा बात, मैं अभी क्लास में था, ठीक है ओके। तो जरा देखिएगा कि हमने क्या करा कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इधर आ गया 2 इज इक्वल टू A²/B²। अब क्या करिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2B² इज इक्वल टू A²। और मुझे क्या करना है, मुझे ये जो 2 है ना नंबर, मुझे इसको 2 को डिनोमिनेटर में लेकर जाना है। तो ये डिनोमिनेटर में इधर चला जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट B² इज इक्वल टू A²/2, ठीक है। इसको आप बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1, B² इज इक्वल टू A²/2 को आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। तो जब 2 डिनोमिनेटर में चला गया जब यहाँ 2 डिनोमिनेटर में चला गया तो इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे 2A² को डिवाइड कर रहा है, समझ गए। तो मैं क्या लिखूंगा 2 डिवाइड्स A²। आप यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड्स A²। अच्छा 2 जब A के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2A को भी डिवाइड करेगा, है ना। आप कभी भी देखिएगा कोई भी दुनिया का नंबर है, अगर कोई एक नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 जो है वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी कि 16 को डिवाइड कर रहा है तो वो 4 को भी डिवाइड करेगा। अगर वो कोई भी नंबर है, अगर मान लीजिए वो किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, सीधी बात। 2 डिवाइड्स A, तो इसको आप बोल दीजिए स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, जहां पर ये इक्वालिटी साइन आता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन, और जहां पर इक्वालिटी साइन नहीं आता कोई सेंटेंस हमने लिखा दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो 2 डिवाइड्स A ये स्टेटमेंट फर्स्ट हो गई, और B² इज इक्वल टू A²/2 दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अच्छा 2 A को डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने का मतलब क्या है कि डिवाइड करके कोई वैल्यू भी आएगी, तो हम ये कहेंगे लेट A/2 इज इक्वल टू C। भाई डिवाइड करने के बाद फिर कोई वैल्यू भी आएगी तो वो C मान लिया उसको मैंने। It implies that A is equal to 2C। अब लिखिएगा put this value of A in equation 1। A की इस वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं इस वैल्यू को रखूंगा तो B² इज इक्वल टू B² इज इक्वल टू A की जगह रख दीजिए 2C, हाँ 2C का स्क्वायर अपॉन 2, तो B² इज इक्वल टू 4C² अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, B² इज इक्वल टू 2C²। अब मेरा क्या टारगेट रहेगा, जब भी कोई इक्वेशन बनेगी मेरा टारगेट रहेगा कि उसमें 2 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं। यहाँ पर भी ऐसा ही था, 2B² इज इक्वल टू A² था तो मैं 2 को डिनोमिनेटर में ले गया तो वो A² के डिनोमिनेटर में चला गया।
ऐसे ही यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाऊंगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया, b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट से मुझे ये समझ में आता है कि 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। Yes, ठीक है, yes, तो sir. हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर 2 b को भी डिवाइड करेगा, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स b, 2 डिवाइड्स b। इसको बोल दीजिए आप स्टेटमेंट नंबर सेकंड। ठीक है, एक ही प्रोसीजर है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होना है। क्या, जैसे इन्होंने बोला प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो शुरुआत से करते हैं। दोबारा देखिएगा, पहला स्टेप क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब उल्टा चलते हुए, ऑन द कॉन्ट्ररी लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज √2 इज इक्वल टू a upon b वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है कि a का और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब किसी एक नंबर के टेबल में दोनों नहीं आते, किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होते, है ना। अब क्या करा, √2 इज इक्वल टू a upon b माना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a upon b का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर इज 2, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, b का स्क्वायर इज b स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया। अब b स्क्वायर इधर ले गए तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। हमारा टारगेट ये रहेगा कि अंडर रूट के अंदर वाली टर्म क्या है 2, तो वो जो 2 है वो डिवाइड में आ जाए, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इसको इधर ले गए डिवाइड में आ गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 हो गया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a। स्टेटमेंट नंबर 1, जब 2 a को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने के बाद कोई वैल्यू तो आएगी भाई, 8 अपॉन 2 है ना, तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू तो आएगी ना 4, तो हमने कहा कि कोई वैल्यू आएगी, तो a अपॉन 2 उस वैल्यू को हमने c मान लिया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2c। नाउ लेट अस पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह आपको रख देना है 2c, तो 2c का स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4 एंड c का स्क्वायर इज c स्क्वायर, 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो 2c स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। हमें तो 2 को डिनोमिनेटर में लेकर जाना है, तो 2 को मैं इधर ले आया, तो b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर और इसका मतलब 2 डिवाइड्स b। तो यहाँ तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब a और b कोप्राइम नहीं है, a और b दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 a को भी और b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमारा असम्पशन गलत था, हम गलत थे, एंड हेंस बाय द मेथड ऑफ हम गलत थे। हमने यही तो माना था शुरुआत में कि a एंड b आर कोप्राइम, कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, पर सर √2 तो पहले से ही रेशनल था। नहीं बेटा, हमको वो चीज़ प्रूव करके दिखानी है, वो हमें मालूम है कि वो इरेशनल है, लेकिन उसी चीज़ को प्रूव करके दिखाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये सीबीएसई, ठीक है। कभी √2 आ जाएगा किसी साल √3 आ जाएगा। अभी आज क्या तारीख है, 17 है ना, तो आज हिंदी का पेपर हो गया बोर्ड का, ठीक है। अब 18, 19, 20 ये 3 दिन मेरे को उन बच्चों को भी पढ़ाना है, तो 21 में जब वो पेपर देंगे 1:30 बजे पेपर खत्म हो जाएगा, फिर आपका 3:30 बजे बैच होगा, तो तब तक मेरे पास पेपर आ जाएगा। तब मैं आपको पेपर दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन उसमें आया है कि नहीं आया, या तो √2 आएगा या √3 आएगा या √5 आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगला कब का वो? हाँ बस अब लास्ट ही तो है मैथ्स का। 21 तारीख के बाद आपको अलग अलग घरों में से धूम धड़ाके की और म्यूजिक की आवाज़ें सुनाई देंगी। इंडिपेंडेंस डे होगा ना, ठीक है। तो इतना है कि अब आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि थोड़ा सा ना इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अब जैसे आप 10th क्लास में आ गए हैं, तो वो सर आज ना मेरे घर पर कोई नहीं था इसलिए मैं आज ट्यूशन नहीं आ पाया, एक तो ये बहाना नहीं आना चाहिए। वो सर आज क्या हुआ ना कि आज हमको कहीं पार्टी में जाना था तो हम वहाँ चले गए, वो मेरी बुआ की शादी थी ना। तो भाई 10th क्लास में जब आप आ गए हैं ना, तो जितने भी शादी समारोह आयोजन कोई भी काम है, उन कामों के लिए आप पेरेंट्स को ये बोल दीजिए कि आप चले जाओ, मुझे पढ़ने के लिए छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट बहुत करेंगी कि मैं भी जाऊँगा वहाँ पर, मैं भी सारे मेरे रिलेटिव्स मिलेंगे, सबके साथ सेल्फी होगी मेरी, है ना, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, दिखाइए मेरी फोटो कैसी आई है ना। तो वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन क्या है ये 1 साल बाद जब रिजल्ट आएगा ना, तो तब आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एक दिन की मेहनत जो है वो लास्ट में बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगी। और हमें जो टारगेट है वो टारगेट 100% का लेकर चलना है। अब हंसी आ रही होगी अंदर, 100% ये पागल हो गया, ये कैसी बात कर रहे हैं, हंसी आती होगी अंदर इस तरीके की बात सुनकर। लेकिन आपको पता है कि 99% भी बच्चों के नंबर आते हैं,
99% भी आते हैं, और वो बच्चे कोई आसमान से तो उतरे नहीं हैं, वो भी आप ही के जैसे हैं। अगर मेहनत करी जाए, डेडिकेशन के साथ में अगर काम करा जाएगा ना, तो नंबर आ जाएंगे। अगर मैथ्स का पेपर दे रहे हैं और एक क्वेश्चन करते टाइम अर्जुन की तरह इधर उधर देखना ही नहीं है, बस उसी एक क्वेश्चन पर फोकस करना है कि वो गलत नहीं होना चाहिए, बस वो हुआ अब दूसरा उठाऊंगा, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, तो आप एक क्वेश्चन करते चले जाओ, और जब आपके सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, अगर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ तो टीचर नंबर कैसे काट देगा? 100 में से 100 आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, प्रेसिडियम में एक लड़का था यश झा, यश ही नाम था उसका, यश झा, है ना, 100 में से 100 नंबर आए थे उसके, ठीक है। तो तुम्हारी सिस्टर के साथ के टाइम पे ही था, जब वो 10th में थी, 3 साल पुराने बात है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ, और उससे पहले एक लड़की थी, उसके 98 नंबर आए थे। तो आप ये देखो, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, आ सकते हैं, और कोशिश आज से ही स्टार्ट करनी है। अभी शुरुआत हुई है, मतलब बच्चों को ये कंप्लेंट रहती है कि मैं SST करता हूँ तो मैथ्स छूट जाती है, मैथ्स करता हूँ तो साइंस छूट जाती है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम सभी सब्जेक्ट्स को दो, कर जाओगे। और बहुत अच्छी चीज़ 10th क्लास में क्या है कि हर चैप्टर होते ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कितने मार्क्स की प्रिपरेशन होगी। एक ब्लूप्रिंट CBSE इशू करता है, उसमें ये रहता है कि इस चैप्टर में से इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर ये नहीं होगा यार मैं पूरा रियल नंबर करके, क्या रियल नंबर आया ही नहीं पेपर में, जैसा 9th में होता था। जो चैप्टर करके जाते थे वो तो आता नहीं था, जो छोड़ देते थे वही आ जाता था। तो वो काम यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास फिक्स्ड पैटर्न होगा, ठीक है ना। तो इसलिए 9th के कंपैरिजन में, 8th के कंपैरिजन में 10th में स्कोर करना आसान है, ठीक है। ये जो आपको मैं बात बता रहा हूँ फैक्ट यही है। 10th क्लास के जब एग्जाम हो जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जी, अब क्या करना है आपको, तो 2 डिवाइड्स b, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can say that our assumption was wrong, our assumption was wrong, and hence by the method of contradiction, root 2 is an irrational number। यही आपको प्रूव करना था कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे? आपने तो शुरुआत में ये बोल दिया था ना कि लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर को-प्राइम, जबकि a और b के तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप बस लास्ट में यही कहेंगे, वी कैन से दैट आवर assumption was wrong and hence by the method of contradiction, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that root 3 is an irrational number। Prove that root 3 is an irrational number। अब मेरे को root 3 को एक irrational number प्रूव करना है। या अब हम सारे खुद कर लें। बहुत अच्छी बात है, ट्राई करिए। सब कुछ सेम करना है आपको, एक एक चीज सेम होगी, सारे स्टेप सेम होंगे, जहाँ जहाँ पर 2 है वहाँ पर 3 आ जाएगा। और 2 के स्क्वायर की जगह 9 लगेगा। हाँ तो करो तो सही, एक बार करो, जहाँ पर अटकोगे मैं बताऊंगा। युविका समझ में आ गया ये वाला? यस सर, ठीक है, ट्राई करिए जरा।
आपने स्टेटमेंट यहाँ लिखवाई है और लास्ट में लिखवाई है, हाँ। ये भी लिखनी पड़ेगी? पूरी स्टेटमेंट लिखिए बिल्कुल एज इट इज, छाप दो आप, और जहाँ पर आप अटको वहाँ मुझे बता दो। सर मतलब एग्जाम में भी यही बिल्कुल सेम यही करना है। एक्चुअल में है क्या कि सीबीएसई में ना स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से और यहाँ तक अटक गए, आगे का भूल गए, तो ये नहीं है कि टीचर 0 नंबर दे देगा, ठीक है। वो अगर आधा नंबर यहाँ तक बना है या 1 नंबर बना है या 1.5 नंबर बना है तो उतना नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप करिए इसको पूरा रूट 3 को। और तुम्हारे लिए ये सजेशन है कि इस साल ना राइटिंग पर थोड़ा सा काम करो, ठीक है। और घर पर जब भी लिखने की प्रैक्टिस करते हो ना तो चेयर और टेबल पर बैठो। युविका हो रहा है ये वाला? कर पा रहे हो? यस सर। तो वो से हाँ, अरे हाँ बिल्कुल। अभी तो पहला ही क्वेश्चन है, तो मैं ये उम्मीद नहीं करूँगा कि आपको सारे स्टेप्स याद हो गए होंगे। करिए कोशिश कंप्लीट। करो करो। हो गया? समझ में आ रहा है? Yes, ऊपर sir. वाला कौन लिखेगा? एनहांस बाय द। लिखो बेटा लिखो, उसमें आलस नहीं करना। सर हो गया। आदत डालो ना, लिखो तो सही फटाफट। मैं इसको तो सिर्फ होमवर्क भूल दिया गया था मैंने, तो नहीं देखा। नहीं हुआ क्या? उसको छोड़ो, आप लिखो सर फटाफट। जो होमवर्क दिया था अपने पूरे, उसके बाद में यही लिखने पड़ रहा था। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ तुम तो उस क्लास में आए थे ना जिस दिन मैंने ये कराया था। हाँ हाँ ओके। पूरा ये लिखा मैंने। परसों आए थे ना तुम? परसों शायद यही करवाया था। ओके सर ये बारी बारी लिखना पड़ेगा। लिखो तो सही, आदत डालो ना इसकी। क्या हो गया? देखिए जब तक सीबीएसई में ये सब्जेक्टिव वाला पैटर्न चलेगा तब तक थोड़ा तो लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। सही है। होमवर्क लिखो। होमवर्क है प्रूव दैट रूट 5 is an irrational number and रूट 7 is an irrational number। रूट 5 एक irrational number है, वो प्रूव करना है, और रूट 7 एक irrational number है, वो प्रूव करना है। तो क्लास खत्म। ये वाला करके दिखा दीजिए एक बार सभी बच्चों को। हाँ, और अपना होमवर्क और दिखा दीजिए जो मैंने दिया था परसों की क्लास में जो दिया था। Prove that root 5 is an irrational number. Root 5 is an irrational number. Irrational number. और इसी तरीके से root 7 के लिए अगला क्वेश्चन है prove that root 7
टू दैट रूट 7 और डैश 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 करके छोड़ो। सर डन। देखो दिखाओ तो सही क्या कि करा कितना है, वही तो देख रहे हैं मेरे को। सारा करा है मैंने। हाँ अभी देखो। होमवर्क इसमें नहीं है, इसमें है। लाइव हाँ। दिखाओ। बहुत बढ़िया, ये लो सर दिखाओ। होमवर्क 10 से 26 91 ये हो गया। ये क्या कर रखा है? सर कैलकुलेशन थी। अरे वाह, ब्लू पेन। सर काम करो, ये लिख रहा है लेकिन लास्ट पेज नहीं मिला। बहुत बढ़िया, बस रेगुलर रहो हम होमवर्क में। करा है किसी ने? मेरा होमवर्क काम होमवर्क करो। सर ये लो और सर हाँ भी देखो। ब्लैक। ये देखो। इसमें पूरा ब्लू कलर है, मेरा पूरा ब्लैक। अच्छा पूरा कर दिया। 1 2 3 4 एक पार्ट रह गया दिस लास्ट। अरे इतना कर लिया, बहुत बढ़िया है। सर मैंने दूसरा क्वेश्चन नहीं करा। रिकॉर्ड तोड़ कर दिखाओ जरा बढ़िया सा, दिखाइए जी। सर मैंने दूसरा क्वेश्चन नहीं करा। अब अगली बार करो। चलिए ठीक है युविका, आज इतना ही कर रहे हैं फिर, ठीक है? सर 3 मिनट है। हाँ कोई बात नहीं, आज थोड़ा जल्दी छोड़। तो जय ठीक है अरुण, क्लियर है आज जो करा है? होमवर्क नोट कर लिया सबने? आपको रूट 5 एक इरेशनल नंबर है और रूट 7 एक इरेशनल नंबर है, ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, आ जाइए।